चलो, मैंने आपको होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 2.6 के, तो हम डिस्कस कर चुके थे। एक्सरसाइज 2.6 से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिया था होमवर्क, और इसके अलावा एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज से दिया था। ठीक है, सारे डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का अगर फर्स्ट क्वेश्चन बोले तो डिग्री 3 और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या चाहिए उनको, -7 चाहिए। ठीक है, मतलब ये दोनों नेसेसरी टर्म हो गई, ये दोनों नेसेसरी टर्म हो गई कि नहीं हो गई। यहाँ पर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट मैं 3 ले लूं, 9 ले लूं, कोई दिक्कत, या नहीं भी लूं, केवल एक्स क्यूब ले लूं तो कोई दिक्कत क्या? इसके अलावा कोई एक और टर्म लिखना जरूरी है क्या? इसको ट्राइनोमियल बनाना जरूरी है क्या, बताओ। अगर मैं इसको एज इट इज छोड़ दूं तो आप इसको सही आंसर बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलेंगे, क्योंकि अपने को क्या बोला है, अपने को बोला है राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है इन दी वेरिएबल एक्स, एक्स में है, वाई में तो नहीं लिखा अपन ने, सही कर रहे हैं हम, इन वेरिएबल एक्स इन विच द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -7। सही है, ठीक है। अब एडिशनली आप क्या कर सकते हो, एडिशनली आपको लगे यहाँ 3 लगाना है लगा लो, आपको यहाँ +3 लगाना है लगा लो, आपको यहाँ -9 लगाना है लगा लो, आपको यहाँ पर कुछ और लगाना है लगा लो, वो आपकी इच्छा। ठीक है, बाकी जो एटलीस्ट चाहिए वो ये है, इसके अलावा आपको उसको और डेकोरेट करना है तो आप करें, क्योंकि ट्राइनोमियल का बोला क्या अपने से, नहीं बोला ना, बाइनोमियल का बोला ना ट्राइनोमियल का बोला, मतलब कोई बंधन नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ये हो गया। नेक्स्ट सेकंड वाला, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ दो पार्ट्स दिए हुए हैं, और दो पार्ट्स में आपको क्या बोला है कि जहां जहां इंडिकेट किया है वहां वहां वेरिएबल वो वैल्यू निकाल लो। तो पहला वाला क्या, 5x स्क्वायर -3x + 7, यहाँ पर x की वैल्यू क्या डालना थी, 1, है ना। क्या आया इसको सॉल्व करके, 9 आया सभी का। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 डालना थी, हमने x की वैल्यू 1 डाल दी, तो यहाँ क्या आ गया, 9 आ गया। सही है, फिर सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में बोला था 4t³ पॉलिनोमियल क्या दिया है, 4t³ -t² + 6, और बोला है t की जगह क्या डाल दो, a। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, t की जगह a डालेंगे तो वेरिएबल चेंज हो गया, बस। बाकी कोई वैल्यू आ पाएगी क्या, कि हम सोचे कि इसके जैसी कोई वैल्यू आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। यही किया था सभी ने, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है, इफ यू मल्टीप्लाई अ नंबर लेट दी नंबर बी एक्स, एक्स ले लिया नंबर को। इफ यू मल्टीप्लाई नंबर, नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 5/2 से, एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और हमने क्या करा, ऐड कर दिया 2/3 को, इस प्रोडक्ट में क्या ऐड करना था, 2/3 ऐड करना। वी विल गेट, तो यहां पर लिखा हुआ है कि -7 क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। क्या मिलेगा, -7 क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे फिर, 5x/2, और ये 2/3 को उधर भेज दो तो कैसा रहेगा, तो -7/12 -2/3। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। ठीक है, अब x को यही रहने दो, और क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 और 5, 2 से 6 आ गया, 5 से 3 आ गया, x की वैल्यू -3/6, और काट सकते हैं तो क्या आ जाएगा, -1/2। ठीक है, कितने लोगों को आ गया था, -1/2, बढ़िया। फोर्थ वाला क्लास में कर लिया था कि बाकी था, पर आंसर थोड़ी आया, आ गया, पूरा कर लिया था, फोर्थ वाला पूरा कर लिया। डाउट है तो बताओ, अभी कर ले, वापस कर लेते हैं। देखो, फोर्थ वाले बोला पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, लेट दी नंबर बी, दो वेरिएबल में करना है कि एक वेरिएबल,
एक दो वेरिएबल में करेंगे तो x और y लेंगे, और एक वेरिएबल में करेंगे तो एक को x और दूसरे को 5x लेना पड़ेगा। कैसे करना है? एक वेरिएबल कि दो वेरिएबल? अरे जल्दी बताओ। एक वेरिएबल, ठीक है। तो लेट द नंबर बी x, तो अनदर नंबर क्या हो जाएगा 5x, क्योंकि क्या बोला है, हमें बोला है कि a पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, ठीक है। तो लेट द नंबर बी x एंड 5x। अब बोला है कि दोनों में अगर 21 ऐड कर दिया, दोनों में 21 ऐड कर दिया, इसमें भी 21 ऐड कर दिया, तो क्या होगा, एक जो नंबर है वो दूसरे का डबल होगा, ठीक है। तो आपको पता है क्या कौन बड़ा है इसमें से, x प्लस 21 बड़ा है कि 5x प्लस 21 बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है 5x वाला ही बड़ा होगा, क्योंकि x अगर 1 तो 5x 5, x अगर 2 तो 5x 10, ठीक है। तो बड़ा वाला तो बड़ा है ही सही, तो 2 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, छोटे वाले। क्लियर है? इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन मतलब क्या होता है, इक्वल टू, बैलेंस। तो बैलेंस कब बनेगा, जब आप दोनों को बराबर करोगे। बराबर कैसे होगा, क्या बोला है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर, ठीक है। तो यहां पर 42 माइनस 21 5x माइनस 2x, तो ये 21 और ये क्या आ गया dx 21 बाय, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, है ना, 7 3 21। तो x अगर 7 आ गया तो बताओ 5x कितना आएगा, ठीक है। तो दो नंबर्स आ गए अपने पास 7 और 30, कोई प्रॉब्लम? पांचवा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोला है कि 800 रुपीज आपके पास है और 250 एवरी मंथ मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम y को ले सकते हैं, लेट टोटल अमाउंट बी y रुपीज, ठीक है। और नंबर ऑफ मंथ को n ले सकते हैं, n लेंगे। तो टोटल अमाउंट y हो गया 800 रुपए है, हर महीने आपको कितने मिल रहे हैं 250 रुपए मिल रहे हैं हर महीने, तो 250 इंटू एन कर दिया। अब फर्स्ट पार्ट करना है तो n की वैल्यू क्या डाल दोगे, फर्स्ट पार्ट में n की वैल्यू 6, तो कितना आ जाएगा y की वैल्यू बोलो 2300, ये आ रहा है। और सेकंड पार्ट में n की वैल्यू क्या लोगे 12 24, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। तो आपको जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है उसी में क्या करना है, वैल्यू डाल। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर है सभी? तो ये था पांचवा, तो इसमें लीनियर इक्वेशन हमने बनाई, जो कंडीशन दे रखते हैं उसी से लीनियर इक्वेशन बनती है। लीनियर इक्वेशन क्या बनी, y इक्वल टू 800 प्लस 250, 800 क्या है इसमें पहले से रखे हुए 6 वाला डिजिट वाला। आप जब रिकॉर्डिंग की जगह बोल रहे थे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगी ना, कौन सा क्वेश्चन? जहां पर दो इक्वेशन बनती है ना, हो सकता है आने वाला जो डिजिट वाला क्वेश्चन है उसमें भी हो जाए, है ना। होंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जब दो इक्वेशन बनती है, उन दो इक्वेशन से दो वेरिएबल होते हैं, है ना। दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तो दो वेरिएबल इसके पहले जो मैं बता रहा था ना फोर्थ वाला, उसमें भी हो सकता था कि दो वेरिएबल लेते तो वो ऐसी सिचुएशन आती है ना। तो दो वेरिएबल जब लेते हैं तो दो इक्वेशन बनती, और दो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, ये बेसिक चीज है जो हम यहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हैं अलग से, उसके लिए अपने को कोई क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू मान लो 7 है, ये एक इक्वेशन, ठीक है। और एक और इक्वेशन आ गई आपके पास, क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब आपसे बोल रहा है क्या, x और y की वैल्यू बताओ, ठीक है। जैसे मान लो एज वाला क्वेश्चन, एज वाले क्वेश्चन होते हैं कि नहीं, कि रमेश की एज ये, सुरेश की एज ये, है ना। रमेश सुरेश दोनों क्या है, दोस्त, ठीक है, या भाई भाई। तो यहाँ पर क्या हो गया कि रमेश की एज जो है वो सुरेश से डबल है या 3 साल ज्यादा है, ऐसा कुछ जो भी सिचुएशन देते हैं,
तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं कभी कभी कि एक्स जो है वो रमेश की एज है, वाई जो है सुरेश की एज है, और दोनों की एज का सम दे रखा है 7 साल, तो एक्स प्लस वाई क्या बन गई 7 बन गई, और उनकी एज का डिफरेंस दे रखा है 5 साल, तो हमने एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 कर दी। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, अब आपको क्या चाहिए एट लास्ट, एक्स और वाई की वैल्यू। क्यों? क्योंकि रमेश और सुरेश का एज का क्वेश्चन है, तो उसकी एज चाहिए कि नहीं चाहिए, तो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालें। तो यहां पर आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन यानी कि क्या करना, वैल्यू पुट करना, और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या, एलिमिनेट करना। एलिमिनेशन राउंड क्या होता है, एलिमिनेट कर देते हैं, बाकी कंटेस्टेंट बच जाते हैं, एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, इन इक्वेशन से ग्राफ बनाते हैं, जहां ग्राफ एक दूसरे को कट कर जाता है, वो मतलब वो बहुत लंबा मेथड होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस के लिए, ये तो बहुत इजी इक्वेशंस, ठीक है। तो वो सब जब आपको आएंगे तब देखेंगे। अभी हम एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड बहुत आसान है। क्या एलिमिनेशन मेथड बोलता है कि अगर आपको दोनों साइन सेम दिख रहे हैं, एक्स के दोनों साइन सेम है कि नहीं है, तो आप एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। जैसे मैं अगर इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं इसको क्या करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो क्या होगा आप बताओ। तो यहां पर साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन माइनस हो जाएगा, इसका साइन प्लस हो जाएगा, और इसका साइन माइनस हो जाएगा। तो x माइनस एक्स चला गया, y प्लस वाई 2y, 7 में से 5 गए 2, y की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। बट एलिमिनेशन मेथड ये भी बोल रहा है कि केवल x को मत देखो, y को भी तो देखो, y के साइन क्या है यहाँ पर अलग अलग है ऑलरेडी, तो आप इसको ऐड कर दो। क्यों सब्ट्रैक्ट करना है, आप इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो x प्लस एक्स क्या हो गया 2x, प्लस वाई माइनस वाई 0, और 7 और 5 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई बोलो 6, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये दो तरह से हम एलिमिनेशन मेथड को परफॉर्म कर सकते हैं। और सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, वैल्यू पुट करना। यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई 5 प्लस वाई, वो डाल दी मैंने, ये x की वैल्यू डाल दी, जिसमें से निकाली उसकी दूसरी इक्वेशन में डाल दी, सेकंड में से निकाली तो फर्स्ट में डाल देंगे। इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड मतलब एलिमिनेट करना, और सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या, दो इक्वेशन है, इसमें से एक तीसरी बनाओ, फिर इसकी वैल्यू डालो, फिर जाके वैल्यू आती। इतना सब मेरे को क्या लगता है, जबरदस्ती ढोंग कर रहे, मैच कर रहे हैं, क्या ड्रामा कर रहे हैं, है ना। तो मेरे को क्या पसंद है, ये काटा पीटी। तो मैं हमेशा एलिमिनेशन मेथड प्रेफर करता हूँ, फटाक से वैल्यू आती, बस हाँ कॉन्सेप्ट आपके ठीक होना चाहिए, समझ गए। करें नेक्स्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 डिजिट वाला है। डिजिट वाले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको डिजिट की थ्योरी बता देता हूं। क्या कि सपोज एक नंबर है 8686, ठीक है। ये 86 कैसे बना, जो यूनिट प्लेस पर है और ये टेंस प्लेस पर है, तो जो यूनिट प्लेस पर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो टेंस प्लेस पर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 1 जा 6, 8 10 जा 80, और दोनों का एडिशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा 86। तो इसी तरह से अगर एक नंबर है जिसमें मैंने टेंस प्लेस पर क्या ले लिया और यूनिट प्लेस पर क्या ले लिया, तो मैं y को किससे मल्टीप्लाई करूं, y को 1 से मल्टीप्लाई करूं, और x को किससे मल्टीप्लाई करूं, तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा 10x, और दोनों का एडिशन क्या आएगा 10x प्लस y। इसमें कोई दिक्कत, जिस तरह से 8686 है उसी तरह से x y एक नंबर माना हमने, सपोज, क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिनल। अब ये ओरिजिनल डुप्लीकेट क्या होता है, डुप्लीकेट कुछ नहीं होता मैथ्स में, रिवर्स होता है। क्या होता है, रिवर्स। जैसे इसका रिवर्स बताओ क्या होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको अब ये यूनिट पे आ गया तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कहाँ गया टेंस पे, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो 8 को 10 से किया था, बट यहाँ पे 8 को 1 से कर रहे हैं। यहाँ 6 को 1 से किया था, यहाँ 6 को 10 से कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि प्लेस क्या हो गई, तो ये सम कितना आ जाएगा इसका 60। इसी तरह से अगर इसको मैं स्वैपिंग कर दूं तो बताओ रिवर्स नंबर बताओ क्या आएगा लास्ट में, 10y प्लस
इसमें कोई दिक्कत किसी को प्रॉब्लम? तो ओरिजिनल नंबर ये, रिवर्स नंबर ये, अननोन है ना, अननोन। क्या 6 क्वेश्चन में आपको बताया है कि पहली डिजिट ये है, दूसरी डिजिट ये है? बताया है क्या? पूछा है आपसे, क्या पूछा है? 6 क्वेश्चन पढ़ा, 6 क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बताओ नंबर क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे? लेट टेंस प्लेस डिजिट बी x एंड यूनिट प्लेस बोल लो, वंस प्लेस बोल लो। यूनिट होता है ना, यूनिट्स नहीं होता है। ठीक है, मान लिया हमने। अब क्या बोला है? दोनों डिजिट में कितना अंतर है? 3 का अंतर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी बोलो? x माइनस वाई इक्वल टू, पहली इक्वेशन बन गई है ना? क्या बन गई पहली इक्वेशन? कि दोनों डिजिट में 3 का अंतर है। ऐसे ही लिखते हैं 3 का अंतर है। देखो क्वेश्चन आपको सेंटेंस में बोलेगा कि ये कंडीशन है, आपको उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इक्वेशन बना के बताना है कि ये, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है? इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू ओरिजिनल नंबर। इसका मतलब क्या? इंटरचेंज मतलब रिवर्स, और रिवर्स वाले को किसमें ऐड कर दिया? और दोनों का सम 140। मतलब ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्स नंबर इज इक्वल टू 140। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं? एक और इक्वेशन कि ओरिजिनल नंबर, ये लिखने की जरूरत नहीं है बट मैं लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्स्ड नंबर इज इक्वल टू 143। ये गिवन है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। तो ओरिजिनल नंबर क्या? 10x प्लस वाई, और रिवर्स नंबर क्या? 10y प्लस एक्स। बोल सकते हैं क्योंकि टेंस प्लेस पर x है और यूनिट प्लेस पर y है। फिर चेंज हुआ तो y आ गया टेंस प्लेस पर, x चल गया यूनिट प्लेस पर, और इसका सम कितना? 143। 10x प्लस एक्स 11x, 11y, 11 ब्रैकेट में x प्लस वाई 143 से कटेगा क्या? ये बात अब देखो इक्वेशन 1 और 2 आ गई, ठीक उसी तरह से आ गई जिस तरह से अभी समझाया मैंने, है ना? तो दूसरा बताया कि कैसे सॉल्व करें। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल कैसे सॉल्व करेंगे? जो आपको मेथड ठीक लगे। एलिमिनेशन मेथड लगाना है एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाना है सब्स्टिट्यूशन लगाओ, ठीक है। करो जल्दी से, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। दो इक्वेशन दो वेरिएबल अपने पास। ये दोनों इक्वेशन आई कैसे? क्लियर है। पहली इक्वेशन को सेंटेंस डायरेक्ट लिखा था, दोनों डिजिट में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। तो हमने क्या बना दी? पहली इक्वेशन डायरेक्ट बना दी। क्या लिखा था? द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। तो इसका मतलब हमने क्या बोल दिया? x माइनस वाई इक्वल टू 3। उसके बाद अपने को क्या बोला था? इफ डिजिट्स आर इंटरचेंज मतलब रिवर्स, तो रिजल्टिंग नंबर जो है उसको ऐड कर दिया ओरिजिनल में, है ना? तो यहाँ पर मैंने आपको साइड में समझाया कि ओरिजिनल नंबर रिवर्स नंबर कैसे निकालेंगे। तो ओरिजिनल नंबर रिवर्स नंबर का सम कितना? 143। क्लियर? तो ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, इसको नंबर 2 लिखो, है ना? जो सेकंड है उसको जैसा जैसा फर्स्ट को नंबर 1 लिखा है वैसे ही सेकंड को नंबर 2 लिख दो। लिख दिया? अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का मैंने एक बढ़िया सा तरीका, इजी सा तरीका बताया, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो बड़ी इक्वेशन कौन सी दिख रही है मुझे? x प्लस वाई इक्वल टू 13, ये बड़ी इक्वेशन दिख रही है। छोटी इक्वेशन कौन सी दिख रही है? x माइनस वाई इक्वल टू 3। और यहां पर हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि एडिंग, क्या लिख देते हैं? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। मैं ऐड क्यों लिखने वाला हूं? क्योंकि मुझे y में एक प्लस दिख रहा है एक माइनस दिख रहा है, तो मैं ऐड लिख देता हूं, ठीक है ना? तो ये दोनों कट गए। 2x इक्वल टू कितना आ गया? 16। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। x की वैल्यू 8, इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में। ये एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेट हो रहा है, मतलब माइनस नहीं होता, माइनस नहीं होता। देखो मैंने आपको दोनों चीज बताई, क्या बताई?
क्या बताई कि आप अगर क्या करना चाहते हो, माइनस करना चाहते हो तो माइनस कर सकते हो। ऐसे में क्या करोगे आप, उसको कॉम्प्लेक्स कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपका ऐड करने पे देखो ये कट रहा है। क्यों कट रहा है? क्योंकि ऑलरेडी ये प्लस में, ये माइनस में। तो जब आप ऐड करके भी इजीली ला सकते हो तो क्यों सब्ट्रैक्ट करना? सब्ट्रैक्ट जब किया जाता है जब दोनों प्लस में, ठीक है ना, कि ये दोनों भी प्लस में, ये दोनों भी प्लस में, तो फिर माइनस करना ही पड़ेगा, मजबूरी। ठीक है। और जब हमें ऐसी इक्वेशन दी हो इतनी बढ़िया कि एक में प्लस एक में माइनस है, ऐड कर दो। सर तो इसमें माइनस किया था, आंसर गलत है। नहीं आएगा, एकदम करेक्ट आएगा। देखो करेक्ट आएगा, कभी दिक्कत नहीं है ना? नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं, जो मेरे पास x की इक्वेशन आई है, x की वैल्यू आई है, इसको पुट कर रहा हूँ। पुट इन इक्वेशन 1, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर सेम आएगा। ठीक है। तो x इक्वल टू 3 प्लस वाई, सॉरी अपने को y की निकालना है, y की निकालना है तो x के पास बुला लो इसको, y को इधर कर दो। 8 माइनस 3 y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, y की वैल्यू 5 आ गई। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर विल बी, बोलो 5858 की 8585? 8 कहा था? 10 प्लेस में, तो क्या लिखेंगे? 85। एंड रिवर्स नंबर भी पूछा है क्या कि नहीं पूछा है? पूछा है सर। कैसे पता? फाइंड बोथ नंबर। वेरी गुड। क्या लिखा है क्वेश्चन में? फाइंड बोथ दी नंबर्स। तो यहाँ पर दोनों आपको बताना है, ओरिजिनल नंबर विल बी 85 एंड रिवर्स नंबर विल बी 58। कोई प्रॉब्लम? यस, दोनों को ऐड करना। नहीं नहीं, इस क्वेश्चन में ऐसा बोला था इसलिए किया। अगर कोई और क्वेश्चन आएगा तो उसमें बोलेंगे कि ओरिजिनल नंबर को इतना इतना माइनस करा तो रिवर्स आ गया, तो वैसा करना। जैसा क्वेश्चन बोलेगा ना अपने को वैसा करना। क्वेश्चन ने क्या बोला कि दोनों डिजिट का डिफरेंस ये है, तो अपन ने क्वेश्चन 1 बना दी। कल को बोलेंगे दोनों डिजिट का एडिशन क्या है? 9, तो अपन दोनों डिजिट का x प्लस वाई इक्वल टू 9 लिखते हैं। वो बोलेंगे प्रोडक्ट ये है, तो अपन प्रोडक्ट ले लेंगे। जैसा बोलेंगे वैसा करना है। इस क्वेश्चन में 2 चीज बोली थी क्या? एक ये, दूसरी ये। जो बोला वो कर दिया। ठीक है, हरी बात समझ में। डिजिट वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें 2 चीजें आपको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट होती है, इसलिए उनके लिए 2 बातें बोलते हैं, जिससे 2 इक्वेशन बन जाती है, और 2 इक्वेशन से 2 वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। सीधी सी बात। तो क्या बोल रहे हैं वो कॉन्सेंट्रेट करना। आपको ये नहीं सोचना इसमें ये किया तो सब में यही होगा, नहीं। क्वेश्चन जो बोल रहा है वो क्लियर, समझ में आई बात? तो डिजिट वाले क्वेश्चन में आपको बेसिक ये वाला ध्यान रखना है कि ओरिजिनल नंबर रिवर्स नंबर कैसे बनता है। यूनिट प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करके, टेंथ प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करके, और दोनों को ऐड करके। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है? चलो बता, अब सॉल्व करने में कहाँ का दिक्कत है? यहाँ बोलो। ठीक है, और तुम बताओ क्या पूछ रही थी? सर ये मैंने ऐसे किया था तो मेरे को एग्जाम में भी आया था, तो एक वेरिएबल में किया था। हाँ, एक वेरिएबल, जैसे आप एक वेरिएबल में जाते हो, फॉर एग्जांपल आप 1 वेरिएबल में जाते हो, तो एक आपने ले लिया x, तो दूसरे वाले को x प्लस 3 भी ले सकते हो, x माइनस 3 भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि क्या बोला है, दोनों डिजिट का डिफरेंस कितना है? 3 का। ठीक है, तो आप अगर 2 वेरिएबल में नहीं जाना चाहते, एक को x ले लिया तो दूसरे को x प्लस 3 या x माइनस 3 लेकर भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। x प्लस, ठीक है। डिफरेंस क्या है दोनों में? सर मेरा उल्टा आ रहा है, लेकिन ओरिजिनल 58 आ रहा है, रिवर्स 85 आ रहा है। ठीक है, तुमने क्या लिया था? x प्लस 3 के x माइनस 3? किसको यूनिट प्लेस टेंस प्लेस डिफाइन किया था? हाँ, x किसको लिया? x मैंने 1 प्लेस लिया। x को तुमने यूनिट प्लेस लिया, ठीक है, और x माइनस 3 को क्या लिया? टेंस प्लेस लिया। ठीक है, अब एक इक्वेशन, मतलब पहली वाली कंडीशन तो चलेगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि ओरिजिनल और रिवर्स नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या लिया तुमने? सर मैंने ओरिजिनल निकालने के लिए जो टेंस वाला था उसमें 10 को मल्टीप्लाई किया, और जो यूनिट्स वाला था नेक्स्ट 1 से मल्टीप्लाई किया, तो वो 11x माइनस 30 आ। सही है, 11x माइनस 30 आपका बन गया ये ओरिजिनल नंबर। रिवर्स नंबर बोलो क्या लिखा? 11x माइनस 3। गलत है ना? 10 का मल्टीप्लाई इसमें होगा?
10, हाँ सही है। 11x माइनस 3 हो गया, ये रिवर्स नंबर, ये रिवर्स नंबर हो गया, ये ओरिजिनल नंबर हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर देंगे तो 22x माइनस 33, 22x माइनस 33 इक्वल टू 143। इन दोनों में से 11 कॉमन ले लो तो 2x माइनस 3, 143, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 143 कितनी बार में गया था? 13 बार में, और 13 और 3 16 आ तो गया। x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 8, तो टेंस प्लेस पर क्या आ गया? 5, 85, सही तो है। x की वैल्यू 8 आएगी नहीं तुम्हारी? तो x कहाँ है? x कहाँ है? x कहाँ है? टेंस प्लेस पर तो वो यूनिट्स प्लेस पे लिया है x को। हाँ इसको 10 से मल्टीप्लाई किया ओरिजिनल नंबर में ना। ओके, ये यूनिट प्लेस है, टेंस प्लेस, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया और रिवर्स नंबर निकालने के लिए क्या किया? फिर रिवर्स नंबर निकालने के लिए उसको 10 से मल्टीप्लाई किया था और ऐड किया था। हाँ ठीक है, और दोनों का सम किया है। ठीक है, जो x आया वो क्या आया तुम्हारा? यूनिट प्लेस, ये यूनिट, तो 58 होता है उस हिसाब से। ठीक है, सही है। देखो यहाँ पर दोनों चीजें हो सकती है, क्या दोनों चीजें हो सकती है? जो नंबर जैसे हमने जो निकाला वो क्यों आ रहा है 85 क्यों आ रहा है हमारा? क्योंकि हमने x माइनस वाई, मतलब हमने डिफाइन कर दिया क्या कि टेंस प्लेस बड़ी होगी। क्या आपको ऐसा दिया हुआ है कि टेंस प्लेस बड़ी है? क्या आपको दिया हुआ है ऐसा कि टेंस प्लेस बड़ी है यूनिट प्लेस छोटी है? नहीं दिया हुआ। तो दो केस बनते हैं, एक केस क्या ये, दूसरा केस कौन सा? when y equal to x, y greater than x। ठीक है, तो जब आप x को बड़ा यानी कि टेंस प्लेस को बड़ा और यूनिट प्लेस को छोटा लोगे तो नंबर आपका आएगा 85। ठीक है, और अगर आप किसको बड़ा मानोगे? यूनिट प्लेस को बड़ा मानोगे, टेंस प्लेस को छोटा मानोगे, तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? 58 आ जाएगा। क्लियर है? तो दो केसेस बनेंगे इस क्वेश्चन। दिया हुआ है क्या कि दोनों डिजिट इक्वल है? बस एग्जाम में कौन सही है। ठीक है, तो दोनों आप अगर इससे भी करोगे तो भी सही है, इससे भी करोगे तो भी सही है। और अभी आपने क्या था कि बोथ, क्या बोला था, क्या पूछा आपने से? फाइंड बोथ दी नंबर्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों केसेस की बात कर रहा है ना? ये ओरिजिनल नंबर रिवर्स नंबर की बात नहीं कर रहा है, ये शायद दोनों केसेस की बात कर रहा है। तो उस केस में आपको क्या, केस 1 व्हेन क्या लिखना पड़ेगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन y, तो ये आ जाएगा। और केस 2 क्या, व्हेन y इज ग्रेटर देन x, तब क्या आ जाएगा? फिर 58 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर हम अगर इक्वेशन को क्या लिखते हैं? y माइनस एक्स, तो आपका 58 आ जाएगा। में कोई बस इक्वेशन चेंज होगी आपकी और आंसर 58 आ जाएगा। इसीलिए इसका सिद्धि का जब उसने क्या किया, वन वेरिएबल से किया तो 58 आ गए। अब इसी की जगह अगर ये क्या करती, इसको यूनिट प्लेस मान लेती, इसको टेंस प्लेस मान लेती, तो 85 आ जाता है ऐसा। ठीक है, हाँ अगर नहीं सिटी का 58 आया तो वो भी ओरिजिनल के हिसाब से मतलब सही है। क्योंकि उसने मेंशन किया है, जैसे हमने मेंशन किया है कि x क्या है? टेंस प्लेस, और y क्या है? यूनिट प्लेस। वैसे उसने भी मेंशन किया x यूनिट प्लेस है, x माइनस 3 टेंस प्लेस है। सर पहले तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से मैंने y की वैल्यू निकाली जो आई x प्लस 3, हाँ x माइनस 3 इज इक्वल टू y निकाली, फिर उसको जो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी, मेरा भी आंसर सेम ही आ रहा है। तो तुमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया ना? क्या क्या निकाली तुमने, किसकी वैल्यू निकाली बोलो? x माइनस 3 इज इक्वल टू y। ठीक है ना, तो तुमने x को इधर ले गए, y को इधर ले गए, तो आपने क्या चीज की स्टार्टिंग करी? सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करी, है ना? और ये y की वैल्यू फिर तुमने कहाँ डाल दी? यहाँ डाल दी। करेक्ट, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बदलने से आंसर थोड़ी बदल, है ना?
इसीलिए तो क्या कहा जाता है कि सॉल्व करने की मल्टीपल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये क्या है, मेथड है अलग अलग, इससे आंसर नहीं बदलेंगे, करने का तरीका बदलेगा। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो आप। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो तुमने किया, और जो हमने किया ये क्या है, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि इसमें क्या करा हमने, एलिमिनेट कर दिया। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 6। 7th देखते, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ड्रॉ करना है आपको, है ना, और उसके बाद क्या बोला है आपको, स्लोप बताओ, y इंटरसेप्ट बताओ, और ये बताओ कोई लाइन पैरेलल होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके चारों इक्वेशन के क्या बना लेते हैं अपन, डब्बे बना लेते हैं। y इक्वल टू -3x प्लस 4, तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। कम से कम 2 वैल्यू चाहिए, 3 हो तो अच्छा है ना, कम से कम 2 वैल्यूज तो चाहिए अपने। x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन का काम हो। सेकंड इक्वेशन क्या बोल रही है कि 2y इक्वल टू 4x प्लस 7। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 2 कहां चला जाता है, इस तरह से नीचे। ठीक है, समझ में आया? जिन लोगों से इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था कि y का कोएफिशिएंट है तो इस कोएफिशिएंट का क्या करें, है ना, तो आपको 2y की वैल्यू नहीं निकालनी है, 2 को कहां लेके जाना है, इस तरह से नीचे लेकर जाना है, और फिर बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में वैल्यू कम से कम 2 वैल्यू निकालेंगे, ज्यादा निकाले तो और अच्छा, कम से कम 2। तो अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, x की वैल्यू रख दूं 0, x की वैल्यू 0 तो 7/2 आ गया। 7/2 मतलब कितना होता है, 3.5। 1 वैल्यू रख दूं अगर मैं, x की कितनी, 1, तो बताओ क्या होगा, 11/2, और 11/2 कितना होता है, 5.5। अगर आप 1 की जगह -1 रखते हो तो -4 बन जाएगा, और 7 में से 4 गए 3, 3/2 बचेगा। 3/2 मतलब 1.5 आ जाएगा, तो वो आपके हिसाब से आप वैल्यू ले सकते हो। फिर थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाली इक्वेशन क्या बोल रही है, थर्ड वाली इक्वेशन बोल रही है 5y इक्वल टू 6x माइनस 10। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं, 5 कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। ठीक है, और यहां पर भी हम कोशिश करेंगे कम से कम 2 वैल्यू आ जाए जिससे हम ग्राफ प्लॉट कर पाए। x की वैल्यू क्या ले लें, 0 ले लें। x की वैल्यू 0 लोगे तो 6 0 0, -10/5 कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, ऐसी वैल्यू नहीं सकते जिसमें पॉइंट में आता है, ले सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है आप उस वैल्यू को ग्राफ पर प्लॉट कर पाओ, चाहे बड़ी वैल्यू हो चाहे डेसिमल वैल्यू, आपको ऐसी वैल्यू लेना है जो ग्राफ पे इजीली प्लॉट हो जाए। ठीक है, जैसे हम इसमें 5 ले ले वैल्यू, x की वैल्यू, हाँ, x की वैल्यू 5, 5 6 30, -10 20, 20/5 4। ठीक है, 4 आ गया, तो आप इजीली इसको प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 हो गए। चौथा देखते हैं। फोर्थ वाले में काफी लोगों को दिक्कत आ रही थी, ऐसा आप बोल रहे थे, देख लेते हैं। सिक्स एक्स माइनस 11/3, तो यहां पर हमने x को y को, x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0, -11/3, -11/3 मतलब कितना, -3.6666, 3.7 भी बोल सकते हो और 3.6 भी ले सकते हो। ठीक है, ग्राफ पे बस ध्यान रखना है, 3.666667 हो जाएगा, उसका ध्यान रखना है। ठीक है,
अब अगर यहां पर मैंने y को 0 रखना चाहा, सोचो y को 0 रखना चाहा तो 3 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 6x माइनस 11, तो ये 11/6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/6, तो कितना आ रहा है ये लगभग 3.8. अरे 1 पॉइंट आएगा ना, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव क्यों यार, नेगेटिव कैसे, पॉजिटिव आएगा ना, बोलो y की वैल्यू 0, 3 0 0 और फिर -11 उधर जाके +11 हो गया, तो +11/6, तो कितना हो गया 1.666, तो 1.67 हो गया, पॉजिटिव 1, क्लियर। तो फोर्थ वाले में जिन जिन को दिक्कत आ रही थी कोई दिक्कत, ठीक है। अब ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है, कि ग्राफ कैसे बनेगा, कहां बनेगा ग्राफ, देख तो ये ग्राफ है, इस ग्राफ पे हम चार लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग कलर से बनाता हूं मैं, फर्स्ट वाली ब्लू से बनाता हूं मैं, है ना, तो जो ब्लू कलर की रहेगी वो फर्स्ट वाली रहेगी, ठीक है। तो 0,4 कहाँ, यहां मिलेगा मुझे, 1,1 मुझे यहां मिलेगा, ठीक है, इसको बना देता हूं मैं, ये मैंने बना दी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट येलो कलर से ले लेते हैं, सेकंड वाली का येलो कलर 0,3.5, 3.5 मुझे मिलेगा 4 और 3 के बीच में, ठीक है, और 5.5, 1,5.5 मिलेगा मुझे 5 और 6 के बीच में, ठीक है। यहां पर भी लाइन बना देता हूं मैं, ठीक है, ये इस तरह से मैंने लाइन बना दी, सेकंड की भी बन गई। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड वाले को ग्रीन कलर से ले लेते हैं, ठीक है, तो 0,-2 ये रहा, और 5,4 ये रहा, इसकी भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फाइव कॉमा 4 और 0,-2, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वाले का क्या कर ले लें, रेड नहीं हुआ ना, रेड ले लेते हैं, फोर्थ वाला ये रेड कलर, तो 0,-3.6 समवेयर हियर, और इसमें से कौन सा लेना है, 0,1.6 की 1,-1.6, ये वाला, ठीक है, तो 1,-1.6 लगभग यहाँ 1,-1.6, ठीक है, इसकी भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन हमने इस तरह से ऐसी बना। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि बताओ इन चारों में से कौन कौन सी दो लाइन जो है वो आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो आपको उसको स्लोप देख के बताना भी आना चाहिए, और यहां पर देखकर तो जब बता पाओगे जब आपको दिखेगा, तो ऐसा हो सकता है कि आप अगर छोटी छोटी लाइनें बनाओगे तो पैरेलल लाइन आपको दिखेगी ना कि कौन कौन पैरेलल है, तो आपको सबसे पहले तो लाइंस को बड़ा बड़ा कर देना है, अगर आपने बहुत छोटी छोटी लाइन बनाई है तो लाइंस को एक्सटेंड करना है आपको, ठीक है, ताकि वो दिखे कौन कौन पैरेलल है। अभी जैसे मुझे मेरे ग्राफ में क्या क्या दिख रहा है, मेरे ग्राफ में मुझे दिख रहा है कि येलो और रेड क्या है, पैरेलल है, मुझे मेरे ग्राफ में क्या दिख रहा है कि येलो और रेड पैरेलल है, येलो मतलब आपका हो गया सेकंड वाला और रेड मतलब आपका हो गया फोर्थ वाला, ठीक है, दिख तो रहा है ये ग्राफ में, बट क्या स्लोप इक्वल है, तो वो हम चेक करेंगे मैथमेटिकली, क्योंकि जो ग्राफ पे दिख रहा है वो मैथमेटिकली होगा तभी उसको बोलेंगे पैरेलल है, अदरवाइज केवल दिखने पे विश्वास नहीं कर सकते हम, ठीक है। चल तो देखेंगे कैसे, ग्राफ को हटाना पड़ेगा, फिर देखते हैं। तो हमने चारों के ग्राफ बना लिए, चारों के ग्राफ में जो दिख रहा है उसको नहीं सोचना है अपने को
किसी किसी को दिख रहा है कि येलो और ग्रीन वाली पैरेलल है, किसी को दिख रहा है येलो और रेड पैरेलल है। तो यहाँ पर ग्राफ में दिखने पे बिलीव नहीं करना है आपको क्या देखना है, स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होना चाहिए, सेम। स्लोप ऑफ द ग्राफ सेम मतलब पैरेलल, ठीक है। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, तो यहां पर हम क्या बोलते हैं, क्या, इफ स्लोप ऑफ द लाइंस आर सेम आर इक्वल, then lines are parallel, ठीक है। if slope of the lines are equal then lines are parallel। तो यहाँ पर चारों इक्वेशन को एक बार लिखते हैं और देखते हैं उनके स्लोप क्या है, क्योंकि यहाँ पर बोला है, क्या बोला आपने को कि उनके स्लोप और y इंटरसेप्ट बताओ। तो फर्स्ट वाली में बताओ स्लोप और y इंटरसेप्ट क्या है। -3 और 4। क्या मैं ऐसा लिख दूं, यहां हम ऐसा लिख सकते हैं, कहीं पे ऊपर लिख सकते हैं, क्या a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, b इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट, ठीक है। कहीं पे साइड में हमने डिफाइन कर दिया इसको, तो यहां पर क्या लिखेंगे, a -3 b 4, खत्म। फिर सेकंड वाली क्या है, 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 7। जब भी आपका कोएफिशिएंट होता है, y का कोएफिशिएंट होता है, तो उसको क्या करते हैं हम, y के कोएफिशिएंट को यहां लिख देते हैं, फिर इसको सेपरेट कर दोगे सेपरेट, तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2x प्लस 7/2, 3.5 भी लिख सकते हो। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2 और b की वैल्यू कितनी हो गई 3.5 यानी कि 7/2, क्लियर। फिर थर्ड के लिए क्या था, 5y इज इक्वल टू 6x माइनस 10, तो y कितना 6x माइनस 10 बाय 5, तो y इज इक्वल टू 6 बाय 5x माइनस 10 बाय 5, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5x माइनस 2, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है, 3y, सॉरी a और b तो लिखा ही नहीं ना, a और b तो a की वैल्यू कितनी 6 अपॉन 5, सॉल्व करेंगे तो 1.2 आ जाएगी, और कॉमा b की वैल्यू कितनी -2। लास्ट फोर्थ वाली इक्वेशन क्या बोल रहा है, 3y इक्वल टू 6x माइनस 11, y is 6x माइनस 11 बाय 3, y की वैल्यू 6x बाय 3 माइनस 11 बाय 3, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 11 अपॉन 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 2 और b की वैल्यू माइनस 11 बाय 3 मतलब -3.67 समथिंग। अब यहाँ पर देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर देखकर ये समझ में आ रहा है मुझे कि a की वैल्यू 2 और इधर भी a की वैल्यू 2, तो क्या बोल सकते हैं, सिंस स्लोप ऑफ सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन आर सेम बोलो, therefore second and fourth lines are parallel, ठीक। तो यहाँ पर स्लोप सेम है, स्लोप कैसे सेम है समझ में है। तो लास्ट क्लास में हमने स्लोप ऑफ द ग्राफ और y इंटरसेप्ट सीखा था, जिसमें हमने देखा था कि अगर एक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म में एक इक्वेशन है y इक्वल टू ax प्लस b, तो y इक्वल टू ax प्लस b में a रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द ग्राफ और b बताता है आपको y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अगर स्लोप इक्वल तो लाइंस पैरेलल होंगी, और अगर स्लोप अलग अलग हुआ तो लाइन पैरेलल नहीं होगी, और b सेम हुआ, कौन, y इंटरसेप्ट यानी कि b सेम हुआ, तो लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, किस पर, y एक्सिस पर। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर है। यहाँ पे कहीं भी डाउट है तो पूछ सकते हो।
सर ये चीज हमने यहाँ पर लिखी है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इफ स्लोप ऑफ द लाइन आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। बोलिए। पहले सॉल्व करके दिखाना अगर ये ऐसे डायरेक्टली लिखते हैं। देखो आप बिल्कुल डायरेक्टली लिख सकते हो, हम अभी लर्न कर रहे हैं इसको, मतलब सीख रहे हैं। लर्निंग फेज में हर चीज इस तरह से क्यों लिखता हूं मैं, ताकि आप समझ पाओ। क्योंकि देखो हर बच्चा ओरली कर पाए जरूरी है क्या? नहीं। आप ओरली कर पा रहे हो, अच्छी बात है, बट हर बच्चा ओरली कर पाए जरूरी नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लिखकर सॉल्व करके आपको बता दिया, ताकि आप एग्जाम में फंस जाओ तो इस तरह से सॉल्व करके, बिना दिमाग पे जोर डाले इस तरह से सॉल्व करके लिखकर आ जाओ। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों को सॉल्व। फर्स्ट वाली में देखते से ही हमने लिख दिया, सॉल्व क्यों नहीं किया? क्योंकि y के पास यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट है क्या? नहीं है। यहाँ पर y के पास में कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, यानी कि 1 है, और 1 कोई आपको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। इसलिए हमने डायरेक्टली वैल्यूज देखकर a और b लिख दिया। ये रहा a और ये रहा b। यहां पर 2 था, इसलिए 2 कहां गया? नीचे गया, फिर उसको सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, यहां पर 5 था, 5 नीचे गया, फिर उसको सॉल्व करना पड़ा। यहां 3 था, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे गया, फिर उसको सॉल्व करना पड़ा। तो y का जब कोएफिशिएंट आता है तो सॉल्व करना पड़ता है, वो ओरली करो या पेन पेपर पे। मेन चीज आपको क्या बताना थी? आपको a और b की वैल्यू बताना थी सब में। कहां पूछा है क्वेश्चन में? तो आप बुक में ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 7, चारों पार्ट है, चारों पार्ट के ऊपर वाली लाइन में ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट, नहीं, आइडेंटिफाई द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, एक चीज इसमें पूछी थी ड्रॉ कर दिया अपन ने। फिर पूछा है स्लोप और वाई इंटरसेप्ट बताओ, दूसरी चीज बता दी। और क्या पूछा है? ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स वेयर दीज लाइन कट्स वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कहां कहां कट कर रही है? तो देखो ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट, और ये आपका वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। जहां जहां आपके क्या है x0, तो वो वाई एक्सिस का ही तो कोऑर्डिनेट हुआ। ठीक है, आप चाहे यहां पॉइंट आउट करके बता दो, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये चार जो है ये उस चीज का आंसर है। तो आप यहां से देख के लिखो, चाहे ग्राफ से देख के लिखो, चाहे यहां से देख के। यहां से देख के कैसे? ये जो b है यही तो है, तो क्या लिख दोगे? 0,4, 0,3.5, 0,-2 और 0, ये कहीं से भी देख के लिखी जा सकती। एक और चीज पूछी, बताओ क्या आर एनी ऑफ द लाइन पैरेलल? तो यहां पर उस चीज के लिए हम लिख चुके हैं, क्या कौन कौन सी लाइन पैरेलल? यस, सेकंड एंड फोर्थ आर पैरेलल। ठीक है, रीजन का इंतजार मत करो कि रीजन भी पूछेंगे तो बनाएंगे। अगर आपको पता है रीजन क्या, स्लोप सेम है इसलिए, तो रीजन जरूर लिख कर आना। ठीक है, तो हमेशा जब b की वैल्यू 0 होती है तब वो हमेशा मतलब सेंटर से ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन से हमेशा जाता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हमेशा जब b की वैल्यू 0 होती है तभी जाएगा? देखो b मतलब क्या, आपका जो y इक्वल टू एक्स प्लस बी जो है उसमें b कौन है? y इक्वल टू एक्स प्लस बी में b कौन है बताओ? y इंटरसेप्ट। तो अगर आपका b 0 हो गया, y इंटरसेप्ट 0 हो गया, तो y 0 कहां होता है? या और अगर y 0 तो x भी 0। इसलिए जब भी आपका y इंटरसेप्ट 0 होता है, अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो लाइन यहीं से पास होगी। ठीक है, इसे पैरेलल करना तो फिर ग्राफिकली चलेगा। ग्राफिकली आपका कैसा भी आया हो, पर हाँ पैरेलल तो दिखना चाहिए। जैसे मेरा वाला ग्राफ देखोगे आप, तो येलो और रेड वाली लाइन 99% पैरेलल दिख रही है। ठीक है ना, वो 1% पैरेलल क्यों नहीं दिख रही है? ये वैल्यूज की वजह से। वैल्यूज क्या है, कैसी वैल्यूज है? नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज है ना। ये तो टर्मिनेटिंग थी, ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज की वजह से हो रहा है। अगर 1% आपकी भी लाइन पैरेलल नहीं है तो वो या तो आपने बहुत ज्यादा गोल्ड पेंसिल यूज करी जिसकी वजह से परफेक्शन से नहीं गया, या फिर प्लॉटिंग में परफेक्शन नहीं किया आपने। तो आपको परफेक्शन करना है प्लॉटिंग में, जब भी डेसिमल में आते हैं
जब भी डेसिमल में आती है वैल्यूज तो थोड़ी सी आपको प्लॉटिंग के टाइम पर ध्यान रखना है। अब क्या ये एग्जैक्ट 1.6 था क्या? ये 1.6 ये -1.6 तो क्या ये एग्जैक्ट था? नहीं, ये 1.6666 था। तो 67 और 66 के बीच का है। तो ग्राफ पे इतनी एक्यूरेसी थोड़ी देख सकते हैं। तो ऑब्वियस बात है थोड़ा सा तो डिफरेंस आपको ये मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सफिशिएंट है कि मैथमेटिकली आपको ये जरूर बताना पड़ेगा, है ना। आपने ग्राफ बनाया हो अच्छी बात, बट आपको ये जरूर लिख के बताना पड़ेगा, है ना, कि स्लोप सेम है इसलिए वो पैरेलल है। आप ये बोलोगे कि हमको ग्राफ में दिख रहा है इसलिए पैरेलल है, तो नहीं, आपको ये बताना पड़ेगा स्लोप इक्वल है इसलिए पैरेलल है। ठीक है, आप भले ही सॉल्व मत करो, ये जो मैंने सॉल्व करा है वो मत करो, आपको ये जरूर बताना पड़ेगा कि ए की वैल्यू दोनों की क्या आई 2, इसलिए स्लोप इक्वल और इसलिए लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, बढ़िया आदि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है? 8 वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो। आपको इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू 9/5, y इज इक्वल टू कितना है 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। देखा, बोला इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट। केल्विन यूनिट, केल्विन क्या है? टेम्परेचर की यूनिट है। ठीक है, तो केल्विन को बोला है उन्होंने x और फ़ारेनहाइट को, डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या बोला है y। तो जहां जहां केल्विन होगा मतलब x, या x की जगह क्या है केल्विन, और y मतलब फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट मतलब। अब ये बताओ कि नॉर्मल जो हम ये एसी के रिमोट में टेम्परेचर को किस में है? डिग्री सेल्सियस दिख रहा है। ठीक है, थर्मोमीटर लगाते हैं हम, तो थर्मोमीटर में क्या रहता है? फ़ारेनहाइट में रहता है। एक और यूनिट है, कौन सी? तो एक साइंटिस्ट है केल्विन, जिन्होंने केल्विन यूनिट बनाई, और उसके बाद से सारे साइंटिस्टों ने क्या कहा कि केल्विन यूनिट बड़ी अच्छी है। क्यों? क्योंकि कोई सी भी टेम्परेचर की यूनिट हो वो नेगेटिव में जाती है। जैसे लद्दाख में कितना टेम्परेचर जाता है ना, बोला था माइनस, ये केल्विन में भी बोल सकता था कि इतना जाता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन। ठीक है ना, अगर ये चाहता तो बोल सकता था 263 केल्विन, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता। सारी बात समझ। तो केल्विन स्केल ऐसी स्केल बनाई साइंटिस्ट ने जिससे कि आपको नेगेटिव में जाना ही नहीं है, आपको पॉजिटिव में ही बात करना है। क्योंकि अगर आप बोलोगे क्या, आप बोलोगे 0 केल्विन मतलब कितना हुआ पता है? -273 डिग्री सेल्सियस, जो कि आज तक पॉसिबल नहीं है, ना नेचुरली ना आर्टिफिशियल। तो केल्विन साइंटिस्ट ने अपनी टेम्परेचर की स्केल इस तरह से बनाई कि सारे साइंटिस्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और आज तक चल रही है। और ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर सेल्सियस नहीं है, फ़ारेनहाइट नहीं है, क्या है? केल्विन। ठीक है, तो जितने भी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट होते हैं, आपके जो आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो, साइंटिस्ट जो यूज करते हैं, सब केल्विन यूज करते हैं। ये सेल्सियस तो कुछ कंट्रीज में चलता है, फ़ारेनहाइट हमारा बॉडी टेम्परेचर, चाहे वो एनिमल हो, मतलब जानवर हो या ह्यूमन बीइंग हो, उनके टेम्परेचर को नापने के लिए फ़ारेनहाइट चलता है बॉडी टेम्परेचर के लिए। ठीक है, और सेल्सियस चलता है नॉर्मली। बाकी साइंटिफिक यूनिट जो है, ऐसा यूनिट जो है वो क्या है? केल्विन। समझ गए कि नहीं समझ गए? फिर बीच में थोड़ा सा केमिस्ट्री का ज्ञान दे दिया मैंने, है ना, आपको ये पता होना चाहिए, ये कभी भी यूज हो जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पर फ़ारेनहाइट और केल्विन के बारे में बताया है, और रिलेशन आपको जो दिया है मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, इक्वेशन लिख दी है बेसिकली। अब बोला है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज, तो फर्स्ट वाले में क्या बोला है? 313 केल्विन। दैट इंप्लाइज किसकी वैल्यू डालूं? अरे केल्विन किसको इंप्लाई करता है? एक्स को। ये क्वेश्चन में बोला है, मैंने नहीं। ये देखो केल्विन यूनिट एज एक्स केल्विन, फ़ारेनहाइट यूनिट एज वाई डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो 313 केल्विन डालना है अपने को। तो 313 केल्विन डालना है मतलब एक्स की वैल्यू 313 डालना है। डाले? डाल।
x की वैल्यू कितनी 313 313 माइनस 273 कितना होता है 40 बॉड मास के हिसाब से पहले इसको सॉल्व करें फिर बाद में प्लस 32 करें सही है ना कितना आ गया 104 ठीक है समझ गए कि नहीं समझ गए कोई प्रॉब्लम कितने लोगों ने पहली कर लिया 3 लोग वेरी गुड इसी का सेकंड पार्ट करते हैं सेकंड पार्ट में क्या बोला है क्या ले लो क्या बोल रहे हैं 158 डिग्री फ़ारेनहाइट दैट इंप्लाइज y की वैल्यू क्या ले लो 158 ले लो ठीक है आपको क्या बोला है 158 डिग्री फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट में क्या डाल दो 158 तो फ़ारेनहाइट किसको बताता है फ़ारेनहाइट y की वैल्यू 158 डाल दें 158 इज इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट x माइनस 273 प्लस 32 अब 32 को इधर ले आता हूं मैं 126 इंटू 5 कितना आ रहा है अरे सर वो मैं 9 भी उधर ही जगह चली गई थी तो मैंने डिवाइड कर लिया था 9 से नाइन अच्छा 9 को भी इधर ही ले आते हैं ना फिर अच्छा ऐसा बोल रही थी तुम हाँ, तो वो 126 9 से जाता। हाँ ठीक है मल्टीप्लाई करने की बजाय हम 9 को डायरेक्टली ले आते हैं तो वो कट जाता है ना 9 7 63 70 70 प्लस 270 डिग्री केल्विन नहीं केल्विन केल्विन में केल्विन आता है डिग्री नहीं आता क्लियर सभी को अच्छे से समझ में आया ये वाला कोई प्रॉब्लम बाकी चलो 9th वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक फॉर्मूला लिखना होगा तब जाके आपको क्वेश्चन को समझ पाओगे आप वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ठीक है या फिर डिस्टेंस भी बोल सकते हो आप तो फॉर्मूला हो जाता है W फोर्स इनटू डी ठीक है डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो तो W इक्वल टू फोर्स इनटू डी अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि फोर्स क्या है कांस्टेंट है तो फोर्स कितना दे रखा है अपने को तो क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन क्या बन गई W इक्वल टू डी ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन बन गई जो ये लोग पूछ रहे हैं ठीक है अब इन्होंने क्या बोला एक डब्बा बनाओ डब्बे में क्या डालते हैं अननोन डालते हैं तो अननोन कौन है W और D ठीक है तो D अगर 0 सॉरी D 0 नहीं हो सकता 1 D अगर 1 तो वर्क डन कितना 3 D अगर 2 तो वर्क डन कितना 6 ठीक है डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर में वर्क डन की यूनिट होती है जूल्स में ठीक है ये ऐसा यूनिट लिखी है मैंने यहाँ पर जैसे जरूरत नहीं है अभी मैथ्स में बट फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी ठीक है यहाँ पर ये आ गया अब क्या इसका हम ग्राफ बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं तो ग्राफ कैसे बनेगा जैसे अभी तक बनाया वैसे बनेगा और क्या ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3,1 सबसे पहले डिसाइड करो कि वर्क डन कहाँ होगा वर्क डन यहाँ होगा तो ये y एक्सिस जो है ये वर्क डन की है ठीक है और ये वाली एक्सिस किसकी है डिस्टेंस की है
तो हमने सबसे पहले ये देख लिया कि हाँ ये वर्क डन की है, डिस्टेंस की है। तो हम क्या बोलेंगे 1,3, तो 1,3 यहां होगा, 2,6 यहां आ जाएगा। तो इसको प्लॉट कर देते हैं अपन। प्लॉट करेंगे तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अब इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 9 में, द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है आपको कि वर्क डन जो है वो क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इनटू डिस्टेंस है। बट अगर आपको मान लो ये सब नहीं दिया जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, तो भी आपको ये लिखना आना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सिलेबस में है आपके, ठीक है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो कर दिया हमने। व्हाट इज दी वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट्स, तो हमने बता दिया 6, ठीक है। वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग ऑन दी ग्राफ, तो ग्राफ पे प्लॉट करके भी हमने देख लिया कि अगर डिस्टेंस 2 तो वर्क डन कितना है, देख लो 6 है, दिख रहा है। तो ग्राफ पे प्लॉट करके भी देख लिया, टेबल बना के डब्बा भी बना लिया, था सिंपल। जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा होती है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो वर्क डन आप इधर रखो चाहे इधर रखो, आपकी इच्छा। बस आपको ध्यान रखना है कि प्लॉटिंग उसी तरह से हो, लाइन अलग हो जाएगी, वैल्यू सेम हो, ग्राफ आपका और मेरा अलग अलग हो जाएगा। बट वो समझ, अगर आपने लिखा है तो समझ में तो आ ही जाएगा कि हाँ वर्क डन, मैंने वर्क डन वर्सेस डिस्टेंस बनाया, आपने डिस्टेंस वर्सेस वर्क डन बनाया, बस किसी बात है, ठीक है। जो भी ग्राफ चेक करता है वो देखता है क्या वर्सेस क्या, ठीक है। हम जैसे एसटी ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा टाइम एक्सिस को हम नीचे लेते हैं, तो ऐसा कोई थंब रूल थोड़ी है, हम टाइम एक्सिस को वर्टिकल ले लो, स्पीड को नीचे ले लो। बट ऐसा यूजुअली नहीं किया जाता है। यूजुअली क्या किया जाता है कि एसटी ग्राफ बीटी ग्राफ, तो टाइम को कहां ले लेते हैं, एक्स एक्सिस। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट नहीं कर पाए, बट 4-5 क्वेश्चन बचे, तो आई थिंक नेक्स्ट क्लास में 4-5 क्वेश्चन के बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे इजीली, ठीक है। मैथ्स का 4th चैप्टर एक्सप्लोरिंग आइडेंटिटीज हम नेक्स्ट क्लास में इजीली स्टार्ट कर पाएंगे, है ना। तो हम ये 4-5 क्वेश्चन जो बचे हुए नेक्स्ट क्लास में करते हैं, है ना। अभी के लिए क्लास को यहाँ पॉज करते हैं। होमवर्क क्या रहेगा, देखो होमवर्क देखो, ये लिख लिया था सभी ने, लिख लो। सर यहाँ आपने चलो होमवर्क देखते हैं। माइनस में इसलिए भी लिया था क्योंकि डिस्टेंस माइनस में भी रहती है। हाँ, डिस्टेंस माइनस में नहीं होता, इसलिए यहाँ नेगेटिव वैल्यूज या जीरो वैल्यूज नहीं है ना, क्योंकि जीरो डिस्टेंस तो जीरो वर्क है, इसलिए नेगेटिव नहीं लिया। चलो होमवर्क देखेंगे सभी लोग। होमवर्क क्या है, आपको फॉर्मूलेज याद करना है। फॉर्मूले आप नए पेज से लिखोगे, नया पेज फॉर्मूला लिखोगे आप। नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं उसके फॉर्मूले आपको अभी से याद करना पड़ेंगे, है ना। और मैंने आपको ऑलरेडी एक और होमवर्क दिया हुआ है केमिस्ट्री का। देखो केमिस्ट्री का जो चैप्टर हमने पढ़ा वो मिक्सचर था, मिक्सचर में जरूरत नहीं पड़ी वैलेंसी की, मिक्सचर में जरूरत नहीं पड़े सिंबल की, एटम की, ठीक है। बट अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा एटम वाला, है ना, उसमें जरूरत है किसकी, सिंबल की, वैलेंसी की, एटॉमिक नंबर की। तो ये सब आप याद कर लो, आपको पहले से पेज दे रखा है, सबके पास है पेज, सबके पास है वो टेबल कि नहीं है, तो वो अब याद करना स्टार्ट कर देना, निकाल लेना वो पेज, नहीं हो तो फोटोकॉपी करवा लेना किसी से लेकर, ठीक है। तो 4th चैप्टर जो हम मैथ्स का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके फॉर्मूले में आपको लिखवा रहा हूं, इसको अच्छे से नए पेज पे अच्छे से लिख लो। अगर ओवर राइटिंग करते हो तो पूरी लाइन काट देना और दोबारा वो आइडेंटिटी लिखना। तो ये आइडेंटिटीज में लिखवा रहा हूं जो हमें जरूरत पड़ेगी। कुछ आइडेंटिटी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कुछ आइडेंटिटी आपको नहीं लगेगी, है ना। तो सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी तो ए फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b ab प्लस 2bc प्लस 2c। चार। जरा सी भी ओवर राइटिंग होती है पूरी काटेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, है ना, एक एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, जिनकी कीड़े मकोड़े जैसी राइटिंग है ना, चीटी वाली राइटिंग वाले फिर भी एक लाइन ना छोड़े तो चल जाता है। ठीक है, तुमको कितनी लंबी आइडेंटिटी जा रही है, जब ये राइट से शुरू कर रहे हो, नए पेज से लिखने का बोला ना, समझ में नहीं आता? इस तरह से लिखो कि एक लाइन में पूरी आइडेंटिटी आ जाए। a प्लस बी का होल क्यूब, एनीवन? क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a क्यूब प्लस कुछ भी बोलना है। ऐसे 3a क्यूब प्लस, अच्छा नहीं, 3a क्यूब प्लस 3a क्यूब b प्लस, क्या बोल रहे हो यार? हाँ सर ये तो है सर, डिफरेंट फॉर्म से। हाँ सर यही बोल रहा था। स्क्वायर है ना, क्यूब छोड़िए। ठीक है, और वाली दोनों तरह की लिखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसी का माइनस वाला। लिख लिख के अच्छे से याद कर लेना है। आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो यहाँ पे 25 बार 50 बार लिखवा लिखवा के आपको याद करवाया जाएगा। ठीक है, और वो भी खड़े खड़े व्हाइट बोर्ड पर ऊपर। ठीक है, तो आपको पता चलेगा खड़े होके जब हाथ ऐसे ऊपर रहता है तो कितना मजा आता है। नेक्स्ट क्लास तेरा है तेरा, मैं तो आठ ही लिखवाऊंगा, नाम पे तेरा मैं आठ ही लिखवाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है नेक्स्ट क्लास तक कितना करा जा सकता है ना। देखो होल क्यूब वाली लिख दी, अब इंडिविजुअल क्यूब वाले में क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में, ये प्लस वाले में प्लस, माइनस वाले में माइनस। ठीक है, अब यहां पर जो माइनस वाला है उसमें सब प्लस कर दो, और जो प्लस वाला है उसमें यहां प्लस यहां, ऐसे याद रख सकते हैं। याद करने की ट्रिक्स हैं, याद करने के तरीके हैं, है ना। 8 हो गई, 1 2 3 3 6 7 8। ठीक है, तो ये 8 आइडेंटिटीज है। वापस से लिखवाऊंगा मैं, अगर थोड़ी मिस्टेक ओवर राइटिंग फॉर्म जाने नहीं दूंगा। ठीक है, एक स्क्वायर लेते हैं। यार समझ में नाम क्या बोल रहे हो, बोलो क्या बोल सर रहे आपने 3 स्क्वायर लिखा है, a माइनस b का होल क्यूब है। हो? ए माइनस बी का होल, हाँ ये वाला ना। हाँ, हाँ, यहाँ प्लस क्यों है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, इसके पहले जो 3a क्यूब, ये हाँ स्क्वायर है, बड़ा कर देता हूँ स्क्वायर। ठीक है, सर ये लिखो। लिखो,
कर लीजिए। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं सर्किट है ना। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा।